नमस्कार प्रिय छात्रों, आर के क्लासेस खरगोपुर के इस शानदार शिक्षण प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस वर्ष इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड 2024 की परीक्षा देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। अब हम बिना समय गंवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के लिए विषय गृह विज्ञान यानी होम साइंस में एक वायरल मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, जो यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह मॉडल पेपर यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है और इस मॉडल पेपर से यूपी बोर्ड 2024 की परीक्षा में 100% प्रश्न आने वाले हैं। तो हम इस मॉडल पेपर को देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है गृह विज्ञान कक्षा 12 और दिया गया है प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2023-24। समय हमें दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक हमारा 70 रहने वाला है। और यहाँ पर नोट करके दिया गया है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी प्रारंभ के जो 15 मिनट आपको दिए जाएंगे उसमें आपको प्रश्नों को पढ़ना रहेगा। और यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं जिनको जानना हमारे लिए बेहद आवश्यक है। सबसे पहला निर्देश दिया गया है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यानी कहने का मतलब है कि परीक्षा में जितने प्रश्न आपको दिए जाएंगे सभी प्रश्न आपको करना होगा। इसके बाद दूसरा निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 1 से 4 बहुविकल्पीय हैं। यानी 1 से 4 तक के जो प्रश्न दिए गए हैं वो बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। और प्रश्न संख्या 5 से 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जिनका उत्तर 25 शब्दों में, यानी 5 से 10 तक के जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 11 से 15 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। तथा प्रश्न संख्या 16 से 18 तक दीर्घ उत्तरीय हैं जिनका उत्तर 100 शब्दों में देना है। उसके बाद हमारा तीसरा निर्देश दिया गया है सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। यानी जो प्रश्न आपको दिए गए हैं उनके अंक उनके सम्मुख निर्धारित किए गए हैं। अब हम आ जाते हैं अपने बहुविकल्पीय प्रश्न पर। बहुविकल्पीय प्रश्न हमें 20 करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए हमें एक एक अंक निर्धारित हैं। यानी जब आप 20 प्रश्न करेंगे तो आपको 20 अंक उसके प्राप्त हो जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न दिया गया है कार्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। यानी कार्य को प्रभावित करते हैं तो कार्य को कौन प्रभावित करता है। विकल्प नंबर क में दिया गया है शिक्षा एवं स्वास्थ्य, ख में दिया गया है आयु और लिंग, ग में दिया गया है अवसर की सुलभता और घ में दिया गया है उपरोक्त में से सभी। तो कार्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, यानी कार्य को कौन प्रभावित करता है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य भी प्रभावित करते हैं, आयु और लिंग भी प्रभावित करते हैं, अवसर की सुलभता भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से ये हमारा तीनों विकल्प सही है, तो इसमें हम उपरोक्त सभी में टिक कर देंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 का हमारा घ वाला विकल्प उपरोक्त सभी सही हो जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 में सेकंड में दिया गया है मधुमेह में वर्जित है। यानी हमें बताना है कि मधुमेह का जो रोगी होता है उसे क्या वर्जित रहता है। का विकल्प में है प्रोटीन, खा में है वसा व विटामिन, गा में दिया गया है कार्बोहाइड्रेट और घा में दिया गया है खनिज लवण। तो मधुमेह में जो मधुमेह के मतलब पेशेंट होते हैं, मरीज होते हैं, उनको कार्बोहाइड्रेट वर्जित होता है। तो प्रश्न संख्या दूसरे वाले में हमारा गा वाला विकल्प सही हो जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या थर्ड वाले में। हमारा ये प्रश्न संख्या थर्ड वाला है, तीसरा वाला है। इसमें कह रहा है पोषण का निर्धारण करते हैं। पोषण का निर्धारण कौन करता है। का वाला विकल्प है आयु, खा में दिया गया है शारीरिक अवस्था, गा में दिया गया है रोजगार और घा में दिया गया है सभी। तो पोषण का निर्धारण कौन करता है। आयु भी करता है, शारीरिक अवस्था भी करता है और रोजगार भी करता है। तो इस प्रकार से हमारा घा वाला विकल्प सही हो जाता है। यानी पोषण का निर्धारण इनमें से सभी करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। चौथे प्रश्न में दिया गया है जीविका के चुनाव के लिए जरूरी है। यानी जीविका का चुनाव करने के लिए क्या जरूरी है। विकल्प नंबर का में है अभिरुचि की पहचान, खा में दिया गया है प्रतिभा एवं इच्छाओं की पहचान और गा में दिया गया है व्यक्तिगत प्राथमिकताओं की पहचान करना और घा में दिया गया है उपरोक्त में से सभी। तो प्रश्न संख्या चौथे वाले में उपरोक्त में से सभी वाला विकल्प सही हो जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 1 के 5वें में।
प्रश्न संख्या 1 के 5वें में कह रहा है कि बच्चे की गतिविधियां एवं अनुभव बढ़ाने की उम्र है। बच्चे की गतिविधियां एवं अनुभव बढ़ाने की उम्र है। का में दिया गया है 3 वर्ष और खा में दिया गया है 5 वर्ष, गा में दिया गया है 10 वर्ष और घा में दिया गया है 12 वर्ष। तो बच्चे की गतिविधियां बढ़ाने का जो उम्र होता है वो 0 से 5 वर्ष होता है। इस वाले में हमारा यानी 5वें वाले में हमारा खा विकल्प सही हो जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे नंबर के प्रश्न पर। तो दूसरे नंबर के पहले प्रश्न में हमें दिया गया है, ये यहाँ पर दिया गया है कि नैदानिक पोषण का संबंध है। तो का में दिया गया है छोटे बच्चों से, खा में दिया गया है वृद्धों के पोषण से और गा में दिया गया है बीमार व्यक्तियों के पोषण से और घा में दिया गया है इनमें से कोई नहीं, यानी किसी से नहीं। तो हमें बताना है कि प्रश्न संख्या 2 के पहले में कौन सा विकल्प सही है। तो नैदानिक पोषण का जो संबंध होता है वो बीमार व्यक्तियों से होता है। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 2 के पहले का गा विकल्प सही हो जाता है। अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2 के दूसरे वाले में। प्रश्न संख्या 2 के दूसरे प्रश्न में कह रहा है उद्यमियों का लक्षण नहीं है। का में है कड़ी मेहनत करना, खा में है केवल लाभ देखना और गा में है प्रबंधन शैली यानी प्रबंधन कौशल और घा में दिया गया है जोखिम उठाने का साहस। तो उद्यमियों का जो लक्षण होता है कड़ी मेहनत करना होता है, प्रबंधन कौशल होता है और घा में जो दिया है जोखिम उठाने का साहस होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि उद्यमियों का लक्षण नहीं है। तो इनमें से विकल्प नंबर खा केवल लाभ देखना उद्यमियों का लक्षण नहीं होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 के दूसरे वाले में हमारा खा विकल्प सही हो जाता है, केवल लाभ देखना। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2 के तीसरे वाले में। इसमें कह रहा है कि भारत में वरिष्ठ नागरिक की आयु है। तो का विकल्प में है 60 वर्ष या अधिक, खा में दिया गया है 55 वर्ष से अधिक और गा में है 60 वर्ष से कम और घा में दिया गया है 45 वर्ष से अधिक। तो इसमें हमें बताना है कि भारत में वरिष्ठ नागरिक की आयु कितनी होती है। तो भारत में वरिष्ठ नागरिक जो होते हैं उनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होती है। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न संख्या 2 का तीसरे वाले का विकल्प सही हो जाता है। अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2 के चौथे वाले में। इसमें कह रहा है भारत में परंपरागत व्यवसाय है। का वाला विकल्प है कृषि कार्य, खा में है काष्ठ शिल्प, गा में है धातु शिल्प और गा में दिया गया है उपरोक्त में से सभी। तो भारत में परंपरागत व्यवसाय जो हैं कृषि भी हैं, काष्ठ भी हैं और धातु शिल्प भी हैं। तो इस प्रकार से हमारा घा वाला विकल्प सही हो जाता है उपरोक्त में से सभी। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2 के 5वें वाले में। प्रश्न संख्या 2 के 5वें वाले में कह रहा है कि आयोडीन की कमी से बच्चों की, हमें बताना है कि आयोडीन की कमी से बच्चों की का में है मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, खा में है शारीरिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और गा में दिया गया है उपरोक्त दोनों पर प्रभाव पड़ता है और घा में दिया गया है उपरोक्त किसी पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आयोडीन की कमी से बच्चों के मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और शारीरिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प नंबर गा सही हो जाता है, यानी दोनों पर प्रभाव पड़ता है। अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है, 3 के पहले में कह रहा है वस्त्र एवं परिधान का महत्व है। तो का में है सामाजिक मनोवैज्ञानिक और आर्थिक, खा में दिया गया है भौगोलिक सांस्कृतिक और धार्मिक, गा में दिया गया है सौंदर्य बोझ अथवा सजावटी पहलू। तो वस्त्र एवं परिधान का महत्व जो होता है सामाजिक मनोवैज्ञानिक और आर्थिक में भी होता है और भौगोलिक सांस्कृतिक और धार्मिक में भी होता है और गा में दिया गया है सौंदर्य बोध अथवा सजावटी पहलू इनमें भी होता है। तो उपरोक्त में से सभी हमारा वाला विकल्प सही हो जाता है, यानी प्रश्न संख्या 3 के पहले में हमारा घा विकल्प सही हो जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 3 के दूसरे वाले में। प्रश्न संख्या 3 के दूसरे वाले में कह रहा है कि प्रबंध कार्य हैं। तो का विकल्प है आयोजन व संगठन, खा में है समन्वय व स्टाफ नियुक्ति, गा में दिया गया है निर्देशन व नियंत्रण और घा में उपरोक्त में से सभी। तो प्रबंधन के जो कार्य होते हैं आयोजन व संगठन होता है,
समन्वय व स्टाफ नियुक्ति होता है, निर्देशन व नियंत्रण होता है। ये तीनों कार्य होते हैं। तो इस प्रकार से प्रबंधन कार्य उपरोक्त में से सभी वाला विकल्प यानी विकल्प नंबर घ सही हो जाता है। इसके बाद है संचार के माध्यम नहीं है। का में है रेडियो, खा में है टीवी, गा में है घटनाएं और घा में है अखबार। तो संचार के माध्यम इसमें से रेडियो हो जाता है, टीवी हो जाता है और अखबार हो जाता है। घटनाएं इसमें से संचार के माध्यम नहीं है। तो हमसे पूछ रहा है संचार के माध्यम नहीं है, तो प्रश्न संख्या 3 के तीसरे वाले का गा विकल्प सही हो जाता है। घटनाएं संचार के माध्यम नहीं है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 3 के चौथे वाले पर। प्रश्न संख्या 3 के चौथे में हमसे प्रश्न पूछ रहा है अतिथि प्रबंधन का उद्देश्य है। तो का विकल्प दिया गया है रहने के लिए स्थान, खा में है भोजन व मनोरंजन, गा में है स्नेह व अन्य और घा में दिया गया है उपरोक्त में से सभी। घा में क्या दिया है? उपरोक्त में से सभी। तो अतिथि प्रबंधन का उद्देश्य क्या होता है? रहने के लिए स्थान भी होता है, भोजन व मनोरंजन भी होता है, स्नेह व अन्य सुविधाएं प्रदान करना भी होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 के चौथे वाले का घा विकल्प सही हो जाता है। अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 3 के पांचवें वाले में। इसमें कह रहा है संप्रेषण गति देती है। का विकल्प है विचार को, खा में है तथ्य एवं सम्मति को और गा में है उपरोक्त दोनों को और घा में दिया गया है किसी से नहीं। तुम्हें बताना है कि प्रश्न संख्या 3 के पांचवें वाले में कौन सा विकल्प सही है। तो संप्रेषण विचारों को गति देता है, तथ्य तथा संपत्ति को गति देता है। तो इस प्रकार से हमारा गा वाला विकल्प सही हो जाता है, उपरोक्त दोनों को गति देता है। अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 में हमसे प्रश्न पूछ रहा है, पहले वाले में इसमें प्रश्न संख्या 4 के पहले में हमसे प्रश्न पूछ रहा है अंतरराष्ट्रीय फैशन का केंद्र है। तो का में है फ्रांस, खा में है इटली, गा में है भारत और घा में है रूस। तो अंतरराष्ट्रीय फैशन का जो केंद्र है वो हमारा फ्रांस हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 के पहले वाले का विकल्प सही हो जाता है। और अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 4 के दूसरे वाले में। इसमें कह रहा है कि वस्तु की खरीदारी करते समय उपभोक्ताओं की अपेक्षाएं होती हैं। तो का में दिया गया है उचित कीमत एवं सही वजन, खा में है गुणवत्ता पूर्ण उत्पाद एवं प्रामाणिकता, गा में है बिक्री में प्रोत्साहन एवं नैतिकता और घा में है उपरोक्त में से सभी। तो वस्तु की खरीदारी करते समय उपभोक्ताओं की जो अपेक्षाएं होती है, उचित कीमत एवं सही वजन ये भी होता है, गुणवत्ता उत्पाद एवं प्रामाणिकता ये भी होता है, बिक्री एवं प्रोत्साहन में नैतिकता ये होता है, यानी तीनों होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 का घा वाला विकल्प सही हो जाता है, उपरोक्त में से सभी। अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 4 के तीसरे वाले प्रश्न पर। तीसरे वाले में हमसे प्रश्न पूछ रहा है संचार से लाभ है। का विकल्प है ग्रामीण विकास हेतु, खा में है अनौपचारिक शिक्षा हेतु, गा में है विभिन्न योजनाओं के प्रसार हेतु और घा में दिया गया है उपरोक्त में से सभी। तुम्हें बताना है कि प्रश्न संख्या 4 के तीसरे वाले में कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न संख्या 4 के तीसरे वाले में घा विकल्प सही है, क्योंकि संचार से हमें ग्रामीण विकास हेतु लाभ होता है, अनौपचारिक शिक्षा हेतु लाभ होता है और विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रसार हेतु भी लाभ होता है। अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 4 के चौथे वाले में। इसमें कह रहा है उपभोक्ताओं की समस्याओं में शामिल नहीं है। का में है कीमती अधिक कीमतें और खा में दिया गया है जानकारी का अभाव और गा में है उपयुक्त समुचित जानकारी और घा में दिया गया है मिलावट। तो उपभोक्ताओं की समस्याओं में जो शामिल होता है, अधिक कीमतें शामिल होती हैं, जानकारी का अभाव शामिल होता है और मिलावटें शामिल होती हैं। तो इसमें उपयुक्त समुचित जानकारी जो होता है ये शामिल नहीं होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 के चौथे वाले का गा विकल्प सही हो जाता है। अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 4 के पांचवें वाले प्रश्न पर। पांचवें वाले में हमसे पूछा गया है संप्रेषण गतिविधियों के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं। का में है टीवी रेडियो सुनना, खा में है अखबार छापना, गा में है संदेश बनाना एवं संदेश संप्रेषित करना और घा में दिया गया है उपरोक्त में से सभी, यानी घा में दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमें बताना है कि प्रश्न संख्या 4 के चौथे वाले में कौन सा विकल्प सही है। तो संप्रेषण की जो गतिविधियों के 2 प्रमुख क्षेत्र होते हैं, संदेश बनाना एवं संदेश को संप्रेषित करना,
प्रश्न संख्या 4 के 5वें वाले में, प्रश्न संख्या 4 के 5वें वाले में हमारा गा विकल्प सही हो जाता है। अब हमारा अतिलघु उत्तरीय प्रश्न आ जाता है, जो हमारा एक एक नंबर का होता है। इसमें हमें 12 प्रश्न दिए जाएंगे, उसके लिए हमें 12 अंक प्राप्त होंगे। तो प्रश्न संख्या 5 के का में दिया गया है, अतिथि चक्र की अवस्थाएं बताइए। तो इसमें हमें बताना है कि अतिथि चक्र की अवस्थाएं क्या होती हैं। तो प्रश्न संख्या 5 के का आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे। इसमें प्रश्न पूछा गया है, अतिथि चक्र की अवस्थाएं बताइए। तो अतिथि चक्र की 4 अवस्थाएं होती हैं, यानी अतिथि चक्र जो होता है 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। जैसे सबसे पहले में होटल में पहुंचने से पहले जो अतिथि होता है होटल में पहुंचता है, तो होटल में पहुंचने से पहले, और दूसरा है जब वे आते हैं, और तीसरा है जब वे रह रहे होते हैं, और चौथा इसकी अवस्था हो जाती है और उनके जाने के बाद। तो ये हमारे अतिथि चक्र की अवस्थाएं हो जाती हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 5 के खा में। प्रश्न संख्या 5 के खा में कह रहा है कि मिलावट से आप क्या समझती हैं। तो हमें बताना है कि मिलावट से आप क्या समझती हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि किसी खाद्य पदार्थ में, यानी किसी खाद्य पदार्थ में कोई ऐसा अन्य पदार्थ जो सेवन योग्य ना हो या घटिया किस्म का हो, उस पदार्थ को मिलाने की प्रक्रिया जो होती है मिलावट कहलाती है। अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 6 में। प्रश्न संख्या 6 में हमसे कह रहा है कि रंग के वर्णक्रम क्या हैं। रंग के वर्णक्रम क्या हैं, तो इसका हमें आंसर देना है। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप प्राप्त विभिन्न रंगों का अनुक्रम क्या कहलाता है, वर्णक्रम कहलाता है। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 6 के का आंसर हो जाता है। अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 6 के खा में। इसमें कह रहा है कि धुलाई के उपकरणों के बारे में आप क्या जानती हैं। तो इसमें हमें धुलाई के उपकरणों के बारे में बताना है। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे, हम लिखेंगे घरेलू स्तर पर अधिकांश धुलाई हाथ से की जाती है, जिसमें बाल्टियों, चिलमचिलियों, तसलों और रगड़ने के तख्तों जैसे बुरशों का उपकरणों का उपयोग किया जाता है। कुछ मामलों में मूल धुलाई की मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 7 के का में। प्रश्न संख्या 7 के का में हमसे प्रश्न पूछा गया है, किशोर किशोरियों को ध्यान देना क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर इस प्रकार से हम लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे किशोरावस्था में, यानी किशोरावस्था में निरंतर शारीरिक एवं मानसिक बदलाव होते हैं। इन परिवर्तनों को समझ पाने में किशोर व किशोरी स्वयं को भ्रम की स्थिति में पाते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य एवं वृद्धि प्रभावित होता है। इसलिए किशोर एवं किशोरियों को ध्यान देना आवश्यक होता है। अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 7 के खा में। इसमें कह रहा है कि वृद्ध जन के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रमों को लिखिए। तो इसमें हमें वृद्ध जनों के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं उसको लिखना है। तो इसमें हम लिखेंगे वृद्ध जनों के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम की हेडिंग दे देंगे, और इसमें लिखेंगे हम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना लागू करता है, जिसके तहत वरिष्ठ नागरिक गृहों यानी वृद्धाश्रम, सतत देखभाल गृह, मोबाइल मेडिकेयर इकाइयों आदि को चलाने और रखरखाव करने के लिए सहायता अनुदान दिया जाता है। तो ये हमारा इनका वृद्ध जनों के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम हो जाते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 8 के का में। इसमें कह रहा है पोषण किसे कहते हैं। तो इसका हमें आंसर देना है। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से देंगे, हम इसमें लिखेंगे पोषण आपके शरीर की जरूरतों के अनुसार आपके द्वारा लिए जाने वाले आहार की मात्रा और प्रकार है। अच्छे पोषण का मतलब है कि शरीर के लिए सही मात्रा में पोषक तत्वों का सेवन किया जाना है। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 8 का खा जाता है। इसमें प्रश्न पूछा गया है, प्रोटीन की कमी से होने वाले बीमारियों को बताएं। तो प्रोटीन की कमी से अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे इसमें हम लिखेंगे क्वाशियोरकर, मरासमस, एडिमा, एनीमा, अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 9 के का में। प्रश्न संख्या 9 के का में हमसे प्रश्न पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि फैशन व्यापार से आप क्या समझती हैं। तो इसका आंसर हमें लिखना है। ये प्रश्न यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम लिखेंगे फैशन व्यापार का अर्थ है बिक्री के प्रोत्साहन के लिए
सही समय पर, सही स्थान पर और सही मूल्य पर आवश्यक योजना बनाना, ये हमारा फैशन व्यापार का अर्थ हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 9 का खा। प्रश्न संख्या 9 के खा में दिया गया है डिजाइन के सिद्धांत को लिखिए। तो डिजाइन के जो सिद्धांत होते हैं उनमें स्थिरता, दृश्यता, प्रतिक्रिया, लचीलापन, दक्षता, सरलता, त्रुटि निवारण, नियंत्रण और उपयोगकर्ता, ये सब जो होते हैं वो डिजाइन के सिद्धांत हो जाते हैं। इसके बाद आ जाता है प्रश्न संख्या 10 का का। प्रश्न संख्या 10 के का में हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि महिला सशक्तिकरण के क्या उद्देश्य हैं। तो महिला सशक्तिकरण के जो उद्देश्य हैं, इसका आंसर हम लिखेंगे कि महिला सशक्तिकरण का राष्ट्रीय उद्देश्य महिलाओं की प्रगति और उनमें आत्मविश्वास का संचार करना है। इस प्रकार से हमारा इसका आंसर हो जाता है। अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 10 के खा में। प्रश्न संख्या 10 के खा में हमसे प्रश्न पूछ रहा है नव परिवर्तन से आप क्या समझती हैं। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से देंगे, हम लिखेंगे कि नव परिवर्तन का अर्थ नया करने, नया बनाने या नया अंदाज और नई सोच आदि से है। वर्तमान युग में मनुष्य एक कवि की परिकल्पना की भांति नवों उत्पाद तैयार करने तथा नवीनीकरण के लिए तत्पर रहता है। तो इस प्रकार से हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त होता है। अब हम आ जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर। तो लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा 11 से दिया है। प्रश्न संख्या 11 में दिया गया है कि बाल श्रम को रोकने के उपाय एवं सुझाव दीजिए। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे, हम लिखेंगे बाल मजदूरी को रोकने के लिए सबसे पहले गरीबी को मिटाना होगा। यानी जब गरीबी नहीं रहेगी तो बाल श्रम नहीं होगा, यानी छोटे छोटे बच्चे काम नहीं करेंगे, जिससे गरीब आदमी अपने बच्चे को मजदूरी करने नहीं भेजेगा। और दूसरे में लिख देंगे बाल मजदूरी रोकने का दूसरा उपाय है शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार, क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति बाल मजदूरी को नहीं समझता है। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर बढ़ा चढ़ाकर लिख देंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। प्रश्न संख्या 12 में हमसे पूछ रहा है कि नैदानिक पोषण की शिक्षा का क्या उद्देश्य है। तो इसका आंसर भी इस प्रकार से लिखेंगे, हम हेडिंग दे देंगे नैदानिक पोषण का शिक्षा का उद्देश्य। इसमें हम लिखेंगे AST उचित प्रशिक्षण प्रदान करता है कि चिकित्सकों को आंतरिक और बाहरी कारकों को पहचानने के लिए उचित मूल्यांकन करने की आवश्यकता होगी जो शारीरिक असंतुलन या शिथिलता का कारण बन सकते हैं और लक्षणों का प्रबंधन करते हुए समग्र स्वास्थ्य को बढ़ाते हुए इष्टतम कार्य को बहाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 13 आ जा रहा है। प्रश्न संख्या 13 में कह रहा है कि जनसंपर्क के 7 सिद्धांत क्या हैं। तो इसमें हमें जनसंपर्क के 7 सिद्धांत लिखने हैं। तो जनसंपर्क के 7 सिद्धांत की हम हेडिंग दे देंगे और उसमें लिखेंगे सबसे पहला सिद्धांत जो होता है द्विपक्षीयता होता है, और दूसरा होता है योजनाबद्धता, और तीसरा हो जाएगा आशावादिता, और चौथा हो जाएगा पारदर्शिता, और पांचवा हो जाएगा विश्वसनीयता, और छठवा हो जाएगा श्रमशीलता, और सातवां हो जाएगा लगनशीलता। तो इस प्रकार से हमारा ये 7 सिद्धांत हो जाते हैं और इसके बारे में हम वर्णन कर देंगे तो हमें पूरे के 4 अंक पूरे मिल जाएंगे। इसके बाद आ जाता है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में कह रहा है कि धुलाई के पूर्व की सावधानियों को समझाइए। इसका मतलब है कि जो कपड़ा धोया जाता है उससे पूर्व जो सावधानियां होती हैं उसको समझाइए। तो धुलाई के पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी निम्न सावधानियों को रखना चाहिए। सबसे पहले नंबर पर है सफेद एवं रंगीन वस्त्रों को अलग धोना चाहिए, और दूसरे नंबर पर है रोगी के वस्त्रों को अलग बर्तन में उबालकर धोकर धूप में सुखाएं, और तीसरा है फटे वस्त्रों को धोने से पूर्व मरम्मत कर लें, और चौथा इसमें लिखेंगे दाग या धब्बा पहले छुड़ा लें, और पांचवा लिखेंगे हम कपड़ों में साबुन नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार से धुलाई के पूर्व की सावधानियां हो जाती हैं। अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 15 में। प्रश्न संख्या 15 में है युवाओं के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम उपयुक्त होते हैं। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे, हम लिखेंगे कि युवाओं को अपेक्षित आश्रय, स्वच्छ परिवेश और अच्छी मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं, सभी प्रकार के शोषणों के विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण और युवाओं से संबंधित मुद्दों से सरोकार रखने वाली निर्णायक संस्थाओं और सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मामलों में उपयुक्त भागीदारी के अवसरों तक पहुंच कराने वाले कार्यक्रम उपयुक्त होते हैं।
तो इस प्रकार से हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त होता है। अब हम आ जाते हैं अपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो कि 6 नंबर के लिए पूछा जाएगा, और इसमें जितने प्रश्न दिए हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं, और इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में 100% आएंगे। 16 नंबर पर प्रश्न है, जनसंपर्क गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्र का सविस्तार वर्णन कीजिए। और इसमें अथवा करके दिया है कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी विकास की भावी वाहिका है, सविस्तार समझाइए। तो इसमें 2 प्रश्न दिया गया है 16 नंबर में। यदि आप इसको करते हैं तो इसको नहीं करेंगे, और यदि इसको नहीं करते हैं तो इसको कर लेंगे, यानी दोनों में से एक को करना है। इसके बाद 17 नंबर पर प्रश्न है, निम्नलिखित को समझाइए। इसमें क्या समझाना है? 2 पॉइंट दिए हैं, रोग उत्पन्न करने वाले आहार की भूमिका, और दूसरा है रोगों के रोकथाम में आहार की भूमिका। इन दोनों को आपको समझाना है। और इसमें अथवा करके भी दिया है, यदि आप ऊपर वाले को नहीं कर पाते हैं तो आप नीचे वाले को कर सकते हैं। अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। इसमें कह रहा है कि खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता एक वैश्विक मुद्दा क्यों है, स्पष्ट कीजिए। तो आप दोनों में से एक को करेंगे, या तो आप इसको करेंगे और या फिर इस वाले को करेंगे। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 18 आ जा रहा है। इसमें कह रहा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल एवं शिक्षा के उद्देश्य व महत्व पर प्रकाश डालिए। और फिर अथवा करके दिया है, बच्चे, युवा एवं वृद्धजन क्यों संवेदनशील है, समझाइए। तो दोनों में से आपको केवल एक प्रश्न करना है। इसमें जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए हैं 16 नंबर पर दिया है ये, और ये 17 नंबर पर ये वाला प्रश्न दिया है, उसके बाद ये अथवा वाला करके दिया है। यानी ये जो 4-5 प्रश्न दिए हैं ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जब बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है, तो ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे, 100% आएंगे। इसके बाद हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से करते रहिए।